गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर में सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के डिफरेंट प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन किया है। इसी प्रॉपर्टीज में आपने ये देखा था कि कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड स्टेट में हो या फिर गैसियस स्टेट में हो, किसी भी कंडीशंस में मैटर का वो जो फॉर्म होता है ना, वो मूवेबल है। इसका मतलब है कि आपने पहले ही देखा था कि मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और जाहिर सी बात है कि अगर वो पार्टिकल्स से मिल के बना हुआ है तो उस पार्टिकल्स में मूवमेंट होगी, और उसी मूवमेंट के अकॉर्डिंगली आपने देखा था कि डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स थे फिजिकली, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस तीनों में आपने क्लासिफिकेशन भी किया और फिर सभी के प्रॉपर्टीज को आपने देखा। अब चलते हैं कि हम लोग पार्टिकल्स के मूवमेंट से रिलेटेड कुछ इसके स्पेशल प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि पार्टिकल्स में जो मूवमेंट होती है वो क्यों होती है, किस बेस पर होती है, और फिर उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हमें डिफ्यूजन को समझना होगा। व्हाट इज डिफ्यूजन? एक्चुअली डिफ्यूजन किसी भी पार्टिकल्स का मूवमेंट है जिसमें वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के तरफ उसका फ्लो होता है। आप इसको सिंपल वे में समझ लें कि द स्प्रेडिंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज नॉन एज डिफ्यूजन। ईजिली अगर आपको इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है तो सबसे फास्टली जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो गैसियस पार्टिकल्स में होगा। गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स का मूवमेंट फास्टली होता है, जिसे आप इजीली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अगर इसे फिर लिक्विड के केस में भी देखें तो लिक्विड में भी फ्लो होती है, चूँकि ये फ्लूइड है, चाहे वो लिक्विड हो या गैसेस हो, ये दोनों फ्लूइड हैं। तो फ्लूइड का मतलब है कि इसमें फ्लो करने की प्रॉपर्टीज होगी। ऐसे कोई भी सब्सटेंस जिसमें फ्लोइंग एबिलिटी है, फ्लो करने की एबिलिटी है, वैसे सब्सटेंस को आप फ्लूइड कहते हो। तो आप जानते हो कि वाटर भी अगर कहीं पर हाई कंसंट्रेशन में है तो फिर उसका फ्लो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होगा। इसे भी हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से गैसेस में तो और आसानी से हो सकती है, क्योंकि आप अगर एक सिंपल सेंटेड अगरबत्ती को आप अपने घर के किसी भी कोने में जला के रखते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ ही देर के बाद उसका फ्रेगरेंस आपके सराउंडिंग्स में स्प्रेड होता है, यानी फैलने लगता है। तो इस तरीके से वहाँ पर गैसेस का जो फ्लो हुआ वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, क्योंकि जहाँ पर सेंटेड अगरबत्ती का जो सॉलिड स्टेट है वो सॉलिड स्टेट से वो गैसियस स्टेट में आ रहा है बाय द अप्लाइंग हीट, तो उस गैस का फ्लो सराउंडिंग में होता है। क्यों? तो सेंटेड अगरबत्ती के पास उस गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है उस गैसेस का फ्लो हाई से लो के तरफ होने लगेगा, जिसके कारण वो चारों तरफ सराउंडिंग्स में फैलने लगता है। मैटर के इसी प्रॉपर्टीज को हम डिफ्यूजन कहते हैं। एक्चुअली डिफ्यूजन का मेन कॉज जो होता है वो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी है। आप जानते होंगे कि जब हमने गैसेस के प्रॉपर्टीज को पढ़ा था तो उसमें मैंने ये कहा था कि गैसियस मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स बहुत वीकर बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं।
साथ ही साथ उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत लार्ज वैकेंट स्पेस होता है और उसी स्पेस के कारण पार्टिकल्स इजीली मूव करते हैं, रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई पार्टिकल्स मूविंग कंडीशन में रहता है, मूविंग स्टेट में है, तो उस समय जो उसकी एनर्जी होती है वो एनर्जी उसका काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। तो गैसियस मॉलिक्यूल्स में चूँकि पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो अदर स्टेट लाइक सॉलिड और लिक्विड के रिलेटिवली देखें तो सबसे ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी होगा गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स में, जिसके कारण वो इजीली एंड फास्टली मूव कर पाते हैं। वीकर बॉन्ड एंड लार्जर स्पेस, वैकेंट स्पेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड वीकर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, तो ये दो कंडीशन है जिसके कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती। अगर हम लिक्विड के केस में देखें तो उसमें भी फ्लो होता है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि लिक्विड का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होगा। रीजन ये है कि इसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है क्योंकि इसके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो वीकर सेकेंडरी बॉन्ड में से आता है। एंड वीकर सेकेंडरी बॉन्ड होने के कारण इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच तो होते हैं, लेकिन अटैच होने के बाद उसके बीच में स्पेस बच जाता है और उस वैकेंट स्पेस के कारण उसमें मूवमेंट होती है। जबकि सॉलिड में स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जैसे ही बढ़ेगा तो पार्टिकल्स के साथ उसकी बाइंडिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, तो वो उसके पार्टिकल्स इजीली मूव नहीं कर सकते, जिसके कारण आप देखते हैं कि सॉलिड कैन नॉट मूव। इसीलिए अगर हम रेट की बात करें, रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मच ग्रेटर इन गैसियस स्टेट विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड एंड विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत हो जाएगा, जिसके कारण इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन मैक्सिमम पर हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिफ्यूजन को डिफाइन करते हैं। तो द स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग, spreading and mixing of particles with other particles or the movement of particles from high concentration to low concentration is known as diffusion। इसी को आप डिफ्यूजन कह सकते हो बड़ी आसानी से। किसी भी पार्टिकल्स का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के तरफ होना चाहिए, या फिर स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स विथ अदर पार्टिकल्स। जैसे आप देखते हैं, आप जानते होंगे कि आपके सराउंडिंग्स में, आपके एटमॉस्फेयर में इसके जो कंपोजिशन है वो एयर का कंपोजिशन है। इसमें डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, जिसमें आपने डिफरेंट गैसेस के कंपोजिशन को भी जानते होंगे कि इसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है एंड अदर गैसेस का कंसंट्रेशन 0.07%। तो
इस तरीके से ये सारे कंपोजिशन एटमॉस्फेयर के हैं, आपके एयर के हैं, सराउंडिंग्स में जो एयर प्रेजेंट है। लेकिन फिर भी अगर आप इसमें किसी भी गैसेस को, जैसे आप सिलेंडर से या फिर सेंटेड अगरबत्ती को जला दें या फिर इतने सारे फ्यूल को आप जलाते हैं, तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये सभी गैसेस फिर भी इस सराउंडिंग्स में आसानी से घुल मिल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि इस गैसेस का मिक्सिंग इस पॉइंट पर है, क्योंकि इक्वली कंसंट्रेशन उसका बना हुआ रहता है। इसका मेन वजह क्या है? तो यही जो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टीज है, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स विथ अदर पार्टिकल्स, ये जो प्रॉपर्टीज है डिफ्यूजन की मैटर में, यही यहाँ पर ये है कि किसी फिक्स जगह पर इसके कंसंट्रेशन को कभी बढ़ने ही नहीं देता, क्योंकि वो जहाँ तक फ्लो करेगा उसके आगे उसकी कंसंट्रेशन लो होगी, इस तरीके से उसके आगे फिर कम होगी, तो फाइनली इसका फ्लो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ होता ही रहेगा, जिसके कारण किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर आपको गैस के कंसंट्रेशन कभी भी हाई समझ में आएगा ही नहीं। तो ये जो मिक्सिंग प्रॉपर्टीज है, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स विथ अदर पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। क्यों? कि इसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। अब बात आती है कि मैटर के डिफरेंट फॉर्म, मैटर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप ये समझें, ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट, ये याद रखें कि रेट ऑफ डिफ्यूजन is directly proportional to kinetic energy of the particles, kinetic energy of the particles, particles के kinetic energy पर ये डिपेंड करता है। यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स का है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है कि जिस भी स्टेट का, चाहे वो सॉलिड लिक्विड गैस की हम बात करें, जिस भी स्टेट में पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी मैक्सिमम होगा। अब काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं कि जिसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट जो है वो इजीली हो सके। अब मूवमेंट पार्टिकल्स का इजीली किस स्टेट में हो सकता है? तो आप जानते हैं कि वैसे स्टेट में जिसमें पार्टिकल्स के बीच की बॉन्डिंग एनर्जी वीकेस्ट हो। अब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद आपको पता है कि वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करता है इन बिटवीन द गैसियस स्टेट। तो जाहिर सी बात है कि गैसियस स्टेट में वीकर बॉन्ड होने के कारण, वीकर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होने के कारण उसमें पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो ये सबसे मैक्सिमम जो होगा वो गैसेस में होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो लिक्विड स्टेट का होगा और सबसे कम रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें तो वो सॉलिड में होगा। इस सीक्वेंस को आप नहीं भूलें, याद रखना इस सीक्वेंस को कि डिफ्यूजन का रेट मैक्सिमम इन गैसियस स्टेट विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, एंड लिक्विड में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ग्रेटर देन है सॉलिड, यानी गैसेस के बाद लिक्विड का, और सबसे लेस रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा, लिस्ट जो होगा, वो रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड का होगा। रीजन आप समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की बात है तो पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे मिनिमम होता है सॉलिड में। इसमें अगर हम बात करें तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम, या फिर आप इसे नेग्लिजिबल भी कह दें तो कोई टेंशन नहीं है। लिक्विड के केस में देखें तो इसमें मॉडरेट होता है, मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी होगा।
और गैसियस स्टेट में देखें तो मैक्सिमम होगा। इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है पार्टिकल्स का, सो दैट्स व्हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मैक्सिमम इन गैसियस स्टेट। अब इससे हमें यह पता चलता है कि चाहे मैक्सिमम डिफ्यूजन हो या मिनिमम डिफ्यूजन हो, तो मैक्सिमम या मिनिमम डिफ्यूजन होगा, ये हो सकता है। लेकिन चाहे मिनिमम या मैक्सिमम की हम बात करें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा सभी का, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैसेस हो। गैसेस में मैक्सिमम होता है, लिक्विड में मॉडरेट होता है, जबकि सॉलिड में मिनिमम होता है। और इतना मिनिमम है कि आप इसे इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा हम टाइम दे के देखें तो कुछ समय के बाद हमें यह समझ में आता है कि सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है। इसका मतलब यह है, मेरा ये कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि डिफ्यूजन इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। They exist in any state. It may be gases, it may be liquid or it may be solid state. किसी भी स्टेट में हो, लेकिन इसमें डिफ्यूजन होता है। इसका मतलब है कि डिफ्यूजन इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये सभी मैटर की बात करें, सब में डिफ्यूजन होगा, चाहे उसका स्पीड यानी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी हो, उससे हमें नहीं लेना देना। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि डिफ्यूजन, फिर से यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख लें, डिफ्यूजन इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये मैटर का प्रॉपर्टीज है इन विच पार्टिकल्स ऑफ दैट मैटर मूव फ्रॉम high concentration to low concentration। सीक्वेंस क्या है कि ये डिफ्यूजन जो है वो गैसेस में मैक्सिमम होगा, मॉडरेट होगा लिक्विड में, और सॉलिड में मिनिमम होगा। तो इस तरीके से आप डिफ्यूजन को यहाँ पर डिफाइन कर लिए। इसका कंडीशन काइनेटिक एनर्जी के साथ इसका क्या रिलेशन है, इस चीज़ को भी आपने समझा। अब इसको हम लोग एक दो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे आप गौर करें कि आपके घर में जब फूडिंग हो रही होती, जब कोई खाना प्रिपरेशन हो रहा होता आपके किचन में, मान लीजिए कोई सब्जी बना रही है आपकी मदर या फिर आपके घर के कोई भी, तो उस समय आप गौर करके देखें कि जिस समय आप कोई भी वेजिटेबल्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसमें डिफरेंट तरह के स्पाइसेस मिलाया जाता है। तो जिस समय आपके यहाँ उस फूड का प्रिपरेशन हो रहा होता है तो उस समय उसकी स्मेल उसके सराउंडिंग्स में ज़्यादा देर तक फैलती है। लेकिन वही वेजिटेबल्स जब प्रिपेयर होके फिर से ठंडा हो जाता है, देन आफ्टर उसकी स्मेल आपके सराउंडिंग्स में उतना देर तक नहीं फैला रहता। सेम सब्जी था, सेम वेजिटेबल्स है,
एक को आपने बना रहा था उस समय का कंडीशन, और दूसरा है बनने के बाद जब वो फिर से कूल डाउन हो गया, ठंडा हो गया, उसके बाद का कंडीशन। तो जिस समय बन रहा था उस समय जिस कंटेनर में आप बना रहे थे उसका टेम्परेचर हाई था, और फिर बनने के बाद जब वो ठंडा हो गया तो उस कंटेनर की टेम्परेचर डाउन हो गई। तो जब टेम्परेचर हाई था तो उसका स्मेल उसके सराउंडिंग में फैल रहा था, तो आपको उसकी खुशबू आ रही होती है। लेकिन जब वो कूल हो गया तो कूलिंग इफेक्ट के बाद, यानी जब वो ठंडा हो जाता है, देन आफ्टर उसकी स्मेल नहीं निकल रही है, यानी उतना दूर तक वो स्प्रेड नहीं हो रहा उसका फ्रेग्रेंस। इसका सिंपल लॉजिक क्या है कि कहीं ना कहीं रेट ऑफ डिफ्यूजन का डायरेक्टली रिलेशन टेम्परेचर से है। क्योंकि आप जानते होंगे कि किसी भी मटेरियल में या किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो उस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। और अभी आपने पढ़ा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। तो टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो उसके बीच की बॉन्डिंग वीक हो जाएगी और फाइनली ब्रेक करेगा, और जितना ब्रेक करेगा उतना फास्टली वो मूव कर सकता है। और यही रीजन है कि जिस समय आप किसी कंटेनर को गैस चूल्हे के ऊपर खाना बनाने के लिए यूज कर रहे होते हैं, उस समय उसकी टेम्परेचर हाई होती है, तो उसमें जो भी स्पाइसेस मिलाते हैं तो उसका फ्रेग्रेंस सराउंडिंग में बढ़ेगा। क्यों? तो उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है। दैट्स वाई उस समय उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन मैक्सिमम पर होता है। फिर जैसे ही वो कूल डाउन हो गया, देन आफ्टर उसकी काइनेटिक एनर्जी घट गई, डिक्रीज हो गई, तो वो ठंडा होने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी घट जाती है, कम हो जाती है। दैट्स वाई उसका जो मूवमेंट का रेट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जिसे आप कहते हो, वो फिर डाउन होने लगता है। तो धीरे धीरे उसका स्मेल ज़्यादा दूर तक नहीं फैलेगा। यही मेन रीज़न होता है। फाइनली आपको ये समझना है, गौर करना यहीं पर है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाता है, तो आपको उसमें यही चीज़ गौर करना है कि ऐसे कंडीशन में पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। अगर आपको समझ में आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई हो जाएगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का डिक्रीज कर रहा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज कर जाएगा। तो यही चीज़ आपको इसमें मेनली डिफ्यूजन में याद रखना है। सॉलिड लिक्विड गैसेस की अगर हम बात करें तो उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन को आपने देख लिया है, समझ लिया। लिक्विड में डिफ्यूजन होता है, गैसेस में डिफ्यूजन होता है, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल, जैसे अभी मैंने बताया सेंटेड अगरबत्ती की बात, तो ये गैसेस की बात है। अभी हमने फूड बनाते समय उसका फ्रेगनेंस सराउंडिंग्स में फैलने की बात करी, तो ये भी गैसेस की बात है। किसी सिलेंडर को कहीं से लीकेज हो रहा है तो गैस का फैलना, चारों तरफ उसका स्मेल आपके नाक तक आना, ये भी गैसेस का ही एग्जाम्पल है। लेकिन लिक्विड में भी मूवमेंट होता है। इसके सिंपल से एग्जाम्पल को आपने पहले ही देखा कि मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। उस एक्सपेरिमेंट को फिर से याद कर लें कि अगर पोटासियम परमैंगनेट के एक छोटे से टैबलेट को अगर आप किसी लिक्विड में डाल देते हैं जो ट्रांसपेरेंट कलरलेस है, तो उस लिक्विड का कलर, यानी वाटर में आप डाल देते हैं, तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि पूरे वाटर का कंटेनर में जो वाटर या ग्लास में जो वाटर है, उस पूरे वाटर का कलर ही पिंक हो जाता है। इसका मतलब है कि उसमें डिफ्यूजन है, तभी तो वो डिफ्यूज करके पूरे ग्लास में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसी तरीके से अगर हम सॉलिड में देखें तो सॉलिड में मैंने कहा कि ये इजीली ऑब्जर्वेबल नहीं है, लेकिन इसे आप कुछ समय देके देखें। जैसे यहाँ पर आप बोर्ड के
डिफरेंट कॉर्नर को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जिस समय हमने इस बोर्ड को लगाया था उस समय इस बोर्ड का जो ये सरफेस है वो कंप्लीटली वाइट था, लेकिन अब कुछ ही दिन के बाद आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट पोजीशन पर इसका कलर उतना वाइट नहीं है, कहीं कहीं से ये ब्लैक कलर आपको दिख रहा होगा इस पर। इसका क्या मतलब, अगर मैं इसे वाटर से या फिर किसी वाइपर से इसे हटाने की कोशिश भी करते हैं तो ये कंप्लीटली यहाँ से इरेज नहीं होता। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो इसमें स्पेस है उस स्पेस के अंदर जो हम लोग मार्कर के थ्रू डाई यूज करते हैं उसका सॉलिड पार्टिकल्स इसके स्पेस के अंदर घुस गया, डिफ्यूज कर गया। इसका मतलब है कि इस मार्कर से उस डाइज जो सॉलिड फॉर्म में है उस सॉलिड का मूवमेंट इनसाइड द स्पेस बिटवीन द बोर्ड पार्टिकल्स, ये जो बोर्ड का ये सरफेस है इसके बीच का जो स्पेस है उस स्पेस में इस डाइज पार्टिकल्स का मूवमेंट हो गया। तो इसका मतलब है कि इधर जब हम लिखते हैं उस समय इधर कंसंट्रेशन उस डाइज का हाई होता है और उसके अंदर के तरफ उसका कंसंट्रेशन लो होता है। तो फाइनली ये इस तरफ से अंदर की तरफ इंटर कर जाता है, यानी यहाँ पर डिफ्यूजन हुआ क्योंकि मूवमेंट हुई पार्टिकल्स का। इस डाइज का मूवमेंट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द बोर्ड टू इनसाइड के तरफ हो रहा है और यही रीजन है कि ये कंप्लीटली यहाँ से इरेज नहीं हो सकता। इसका मेन कारण है, यही कॉज है कि इसका सॉलिड पार्टिकल्स इसके स्पेस के अंदर जाके सैचुरेट हो गया। अब बड़ी आसानी से जिस पर चौक का यूज करते हैं पेंसिल का, तो उसमें भी आप देखेंगे यहाँ पर आप लोग स्कूल में देखते होंगे क्लास में कि एक साइड जिधर आप क्लास या फिर डिफरेंट इंफॉर्मेशन देते हैं क्लास का, उसको आप कितना भी हटा दें तो फिर उसमें आप देखेंगे कि वो उस तरीके से ब्लैक नहीं हो पाता जिस तरीके से इनिशियली वो था। इसका मतलब है कि चौक का कुछ पार्टिकल्स इनसाइड द बोर्ड इंटर कर गया है। इसका मतलब है कि सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है, लेकिन ये कब आप ऑब्जर्व करेंगे, तो जब कुछ दिन के लिए उसको उस पर रहने दें, देन आफ्टर आप उसे इरेज करेंगे तो वो कंप्लीटली इरेज नहीं होगा। इसका मतलब है कि सॉलिड में रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे स्लो होता, बड़ी स्लो रेट से होता है, इसलिए आप उसे आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, सभी में डिफ्यूजन होता है और डिफ्यूजन का मेन वजह है उसका काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी जिसमें मैक्सिमम है, रेट ऑफ डिफ्यूजन मैक्सिमम है, जो आपने गैसियस स्टेट में देखा, उससे स्लो डिफ्यूजन होता है लिक्विड में, और सबसे स्लो यानी स्लोएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड में होता है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ और आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेंगे। डिफ्यूजन आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं टेम्परेचर के इफ़ेक्ट को बताऊँगा कि स्टेट ऑफ मैटर को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि किसी भी मैटर के स्टेट को दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग टेम्परेचर एंड बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो ये दो कंडीशन है जिस कंडीशन से आप किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हो, यानी सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस, या फिर गैसेस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, या फिर डायरेक्टली सॉलिड से गैस और डायरेक्टली गैस से सॉलिड, या सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड। इस तरीके से डिफरेंट कंडीशन में आप देखेंगे कि मैटर के डिफरेंट स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही दो होगी, एक टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक यू।